जैसे मैं इसी रबर को अगर खींच दूँ और छोड़ दूँ, थोड़ा सा खींचना, खींच के तोड़ मत देना, थोड़ा सा खींचना, खींच के छोड़ दूँ, तो मैं इसे यहाँ से हटा देता हूँ। इसकी नोट पे थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, और इस डिस्प्लेसमेंट को मान लिया मैंने। स्वागत है प्यारे बच्चों मेरे यूट्यूब चैनल साइंस पॉइंट में। आज मैं इलेक्ट्रोस्टैट का लेक्चर नंबर 11 लेके आया हूँ, और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्विलिब्रियम के बारे में, कि चार्जेज कब इक्विलिब्रियम में रहते हैं, उसके साथ क्या कंडीशंस होनी चाहिए, और इक्विलिब्रियम के कंडीशन में जो टाइम पीरियड निकलता है चार्ज का, जो परफॉर्म करता है एसएचएम, उसका टाइम पीरियड कैसे निकालते हैं। तो आइए आज के लेक्चर में देखते हैं, जो कि जेई और नीट के लिए भी है और 12 के लिए भी है। तो आज का बच्चों लेक्चर होने वाला है इक्विलिब्रियम पे। आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा कि इक्विलिब्रियम क्या होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम क्या होता है सर? अगर किसी सिस्टम पे नेट फोर्स का वैल्यू और नेट टॉर्क का वैल्यू अगर जीरो हो, तो उस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में कहा जाता है बच्चों। इक्विलिब्रियम का सीधा कॉन्सेप्ट है, या तो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, इक्विलिब्रियम का मेन कॉन्सेप्ट होता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ? अ सिस्टम इज said to be in equilibrium. A system is said to be in equilibrium if net force and net torque acting on it is equal to जीरो। यानी कोई भी उस पर नेट फोर्स काम नहीं करना चाहिए और कोई भी नेट टॉर्क उस पर काम नहीं करना चाहिए। नेट टॉर्क जीरो हो, नेट फोर्स जीरो हो, तो सिस्टम को कहा जाता है इक्विलिब्रियम में। सिग्मा एफ का भी वैल्यू जीरो होना चाहिए, ठीक है, और सिग्मा टॉर्क का भी वैल्यू जीरो होना चाहिए, ठीक है। तो नेट फोर्स या नेट टॉर्क अगर किसी सिस्टम पे जीरो हो, हम एक्सटर्नल फोर्स की ही बात करते हैं बच्चों, एक्सटर्नल टॉर्क की ही बात करते हैं, तो नेट फोर्स या नेट टॉर्क जीरो होगा तो सिस्टम को कहा जाएगा ये इक्विलिब्रियम में है। और ये आप पढ़ा भी होगा ये सब टॉपिक आपने 11th में। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ये 3 टाइप का इक्विलिब्रियम होता है बच्चों। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, 3 टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को मैं शॉर्टकट में इक्यू, ठीक है। तो अगर नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो है तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। ये 3 टाइप का होता है बच्चों। कौन कौन सा टाइप है आगे देखते हैं, चलो। देखो, सबसे पहला टाइप होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, दूसरा टाइप होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, और तीसरा टाइप होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, ठीक है। चलिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं? देखो जरा, ये मानो एक बहुत बड़ा बॉल है, स्फेरिकल सेल है सपोज करो ये, ठीक है। ये अंदर से खोखला है और इसके अंदर में ये छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा बॉल है, ये अटका हुआ है यहाँ पे, ये रेस्ट में, ठीक है। तो इसमें होता क्या है बच्चों? होता क्या है, क्या होता है सर? देखो, इक्विलिब्रियम में ये कैसे है, अभी तो ये रेस्ट में है, जितना mg लग रहा होगा उतना नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा होगा, तो ये रेस्ट में है, यानी कि इस पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या है? जीरो है। इसमें भी देखो, इस बड़े वाले गोले पे एक छोटा वाला गोला छोटा सा बच्चा यहाँ एकदम इसके कपार पे बैठा हुआ है, ठीक है, ये भी रेस्ट में है, ये इक्विलिब्रियम में है। और ये एक सरफेस पे एक बॉल और रखा हुआ है छोटा सा, ये एक फ्लैट सरफेस पे रखा हुआ है, ये भी अभी इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इसका भी mg और नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा बच्चों? बराबर होगा, ठीक है। नेट फोर्स इस पे क्या है? जीरो है। तीनों ही केस में फोर्स का मान जीरो है और तीनों ही सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, लेकिन ये तीनों डिफरेंट टाइप के इक्विलिब्रियम में है। सबसे पहली बात देखो जरा, कब बोलेंगे सिस्टम स्टेबल इक्विलिब्रियम में है? कब बोलेंगे? तो इसको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करके इस बॉल को यहां ले आओ, यहां इसको उठा के यहां के थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पे ये अभी है। और यदि मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं तो ये फिर से अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को गेन करने की कोशिश करेगा, ऐसे गेन करेगा, ठीक है। ये नीचे आएगा, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, और ये इस तरह का पीरियोडिक मोशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। दूसरी बात, इसमें देखो जरा, इसमें अगर थोड़ा सा भी हम डिस्प्लेस करें ऑब्जेक्ट को, इसको यहां के लेके आ जाए, छोटे से बॉल को उठा के यहां रखते हैं, तो अभी इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन ये है। अगर मैं यहां से थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो ये नीचे गिर जाएगा, यानी कि ये अपने पोजीशन को फिर से रीगेन करने की कोशिश नहीं करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश। इसमें देख लो बच्चों, इसको अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दूं रे, यहां पे ले आओ, थोड़ा सा यहाँ पे,
तो ये अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन अभी इसका यहां था। अगर मैं थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो ये अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से गेन करने के लिए नहीं जाएगा फिर से पीछे, या फिर ये आगे भी नहीं जाएगा, बस डिस्प्लेस कर दिया, यहां रख दिया तो यही रहेगा। ना इक्विलिब्रियम पोजीशन से ये दूर जाएगा, ना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाएगा। जबकि इसमें देखो थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये नीचे गिर गया, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर भागा। लेकिन यहां देखो इसमें थोड़ा सा डिस्प्लेस किए तो इसमें अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करेगा। तो यदि इस इक्विलिब्रियम पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश किया थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट के बाद, तो ऐसे सिस्टम को कहा जाता है ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। इफ पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम को बच्चों में इक्यू लिख रहा हूं, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, then it tries to regain, it tries to regain its equilibrium position, इक्विलिब्रियम पोजीशन को फिर से रीगेन करने की कोशिश करेगा। तो ऐसा यदि कोई सिस्टम करता है तो बोलेंगे ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। किस इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल, स्टेबल। ठीक है, चलो अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर भाग जाएगा, ये अपने शुरू वाले पोजीशन से दूर भाग जाएगा। तो सेकेंड नंबर इसमें क्या लिखने वाला हूं बच्चों? इफ इट इज डिस्प्लेस्ड, शॉर्टकट में लिखूंगा, शॉर्टकट में मेरे बच्चे बहुत ज्यादा समझदार हैं, सर आप लिखिए शॉर्टकट में समझ में आएगा। इट इज डिस्प्लेस्ड, देन इट गोज अवे फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। इसमें मैं एक चीज और लिख देता हूं बच्चों, सिग्मा एफ एक्सटर्नल का वैल्यू इस पे भी जीरो है, सिग्मा एफ एक्सटर्नल का वैल्यू इस पे भी जीरो है, इसमें भी सिग्मा एफ का वैल्यू क्या है? एफ एक्सटर्नल का वैल्यू जीरो है, और इसमें भी सिग्मा एफ का वैल्यू क्या होगा? जीरो होगा। तभी ये कहलाएगा ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तीनों में एफ एक्सटर्नल का वैल्यू जो है, नेट फोर्स का वैल्यू वो जीरो है। अच्छा, इसमें क्या हुआ बच्चों? इसमें सेकेंड नंबर में मैं क्या लिखूंगा? अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस करूं तो ये ना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाएगा और ना ही इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर जाने की कोशिश करेगा। when it is displaced, then it neither goes away nor back to the इक्विलिब्रियम पोजीशन। ठीक है, ये तीनों में बहुत ही जबरदस्त अंतर है। ठीक है, चलिए तीसरा केस क्या है बच्चों? तीसरा केस क्या है रे? तीसरा ये है बच्चों कि देखो अगर इसको डिस्प्लेस किया तो ये थोड़ा सा ऊपर गया और फिर से अपने पोजीशन को रिगेन करने की कोशिश करेगा। इस केस में देखो बच्चों, यहां पे ये फ्लैट सरफेस पे है तो इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है। एक्चुअली में स्टेबल इक्विलिब्रियम में उसी ऑब्जेक्ट को कहा जाता है जिसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो? मिनिमम हो। आप पढ़े होंगे 11th क्लास में कि अगर जमीन के सरफेस से h हाइट ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्ट को रखा जाता है तो यहां इसका ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। ठीक है, अगर मैं इसको रेफरेंस लेवल मानूं तो, ठीक है, रेफरेंस लेवल पे यदि कोई ऑब्जेक्ट यहां पे रहेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा बच्चों 0। ठीक है, तो ये देखो जरा कि इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या है? यहाँ पे मिनिमम है। ठीक है, और इसका पोटेंशियल एनर्जी देखो, इसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं है। ठीक है, ये कुछ हाइट पे है तो इसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा। ये अनस्टेबल है। जैसे सपोज करो कि कोई व्यक्ति जमीन पे खड़ा है, कोई आदमी जमीन पे खड़ा है और एक आदमी पहाड़ की चोटी पे खड़ा है। ठीक है, तो कौन स्टेबल है और कौन स्टेबल है? अनस्टेबल है। तो स्टेबल वही है जो जमीन पे खड़ा है, यानी कि उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है, और जो पहाड़ की चोटी पे खड़ा है उसका पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम नहीं है, वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है। क्योंकि थोड़ा सा भी इधर उधर फिसला बच्चा तो गया। और कहानी भी सुने होंगे तुम लोग, ट्रक के पीछे भी लिखा रहता है, लटका लता गेला बेटा। ठीक है, ऐसे तो वो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में रहता है। ठीक है, चलो ये देखो जरा कि इस केस में क्या होगा कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम। इस केस में पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम होता है।
ठीक है, इस केस में क्या होगा बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी P लिख रहे हैं इसको, इज नॉट मिनिमम, इज नॉट मिनिमम, इज नॉट मिनिमम। और इस केस में क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी बच्चों कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर मैं इसको यहां से यहां डिस्प्लेस करूं तो पोटेंशियल एनर्जी में कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा क्योंकि हाइट तो बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ऐसे केस में पोटेंशियल एनर्जी जो होता है इच कांस्टेंट होता है। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट होता है। क्लियर है ये चीज? अच्छा, ये जो इधर मैं इसमें क्या बोला हूं कि अगर इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा डिस्प्लेस किया जाए अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से, तो इसको कौन खींच के इधर ला रहा है, जो फोर्स इधर खींच के ला रहा है उसको कहा जाता है बच्चों रीस्टोरिंग फोर्स। यानी बॉडी अपने आप को रीस्टोर करने की कोशिश कर रहा है, जैसे वो पहले था वैसे ही स्थिति में आने की कोशिश कर रहा है। जैसे मैं किसी रबर को अगर खींच दूं और छोड़ दूं, थोड़ा सा खींचना, खींच के तोड़ मत देना, थोड़ा सा खींचना है, खींच के छोड़ दूं तो ये फिर से अपने पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश करता है। जैसा रबर था उसी तरह रबर अपने पोजीशन में आना चाहता है, तो वो अपने रिस्टोरिंग फोर्स लगा के अपने आप को स्टोर करने के लिए जो फोर्स लगाएगा, फिर से स्टोर करने के लिए, उसको रिस्टोरिंग फोर्स कहा जाता है। कहने का मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम में रिस्टोरिंग फोर्स लगता है, लगता है when it is displaced, when it is displaced, रिस्टोरिंग फोर्स इस पे लगेगा, रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट्स टू रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन को पाने के लिए ये रिस्टोरिंग फोर्स इसमें लगता है। ठीक है, चलो इसमें देखो बच्चों, इसमें देखो अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दिया, ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अगर मैं इसको डिस्प्लेस कर दिया तो ये अपने पोजीशन को रीगेन करने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसका मतलब इसमें रिस्टोरिंग फोर्स नहीं एक्ट होता है। तो इसमें मैं लिख दूंगा रिस्टोरिंग फोर्स डजंट एक्ट। और मैं इसमें भी लिखूंगा बच्चों, इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स नहीं लगता है। क्यों? क्योंकि मैं इसको डिस्प्लेस किया तो फिर से ये पीछे नहीं आया, फिर से अपने पोजीशन में नहीं आया। इसका मतलब नो रिस्टोरिंग फोर्स, नो रिस्टोरिंग फोर्स। इसमें भी रिस्टोरिंग फोर्स एक्ट नहीं होगा। और बच्चों जिसमें रिस्टोरिंग फोर्स लगता है वो परफॉर्म करता है पीरियोडिक मोशन। जैसे देखो मैं इसको यहां से ले जाके यहां छोड़ दूं, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को यहां से यहां थोड़ी सा हाइट ले जाके छोड़ दूं तो ये फिर से दोबारा यहां आने की कोशिश करेगा और यहां आते आते थोड़ा ऊपर भी जाएगा इधर। ठीक है, फिर ऊपर जाएगा तो फिर रिस्टोरिंग फोर्स नीचे लगेगा। तो ये इसका मतलब ये मोशन करता रहेगा और इस जो बार बार अपने पाथ को रिपीट करने वाला मोशन होता है उसको क्या बोलते हैं, पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। इसमें पीरियोडिक मोशन नहीं होगा, इसमें भी पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। पहले आप इतना नोट कर लें, इतना नोट कर लें। ठीक है, ठीक है, चलो मैं थोड़ा सा यहाँ पे बच्चों मिटा देता हूं, इसको इरेज करता हूं। ठीक है, इसमें भी, इसमें भी। अच्छा, इसमें 4 नंबर मैं लिखने वाला हूं। 4 नंबर तो लिख चुके थे, 5 नंबर। इट परफॉर्म्स पार्टिकल परफॉर्म करेगा, इट परफॉर्म्स पीरियोडिक मोशन। इसमें बच्चों पार्टिकल जो होगा ये पीरियोडिक मोशन को परफॉर्म करेगा। इसमें लिखेंगे हम लोग नो पीरियोडिक मोशन, इसमें कोई पीरियोडिक मोशन नहीं होगा। सेम एज यही इसमें भी होगा, नो पीरियोडिक मोशन। नो रे, कोई भी पीरियोडिक मोशन नहीं होगा रे। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में और न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में पीरियोडिक मोशन नहीं होता है। तो आज का मेन टॉपिक होने वाला है बच्चों स्टेबल इक्विलिब्रियम पे। स्टेबल इक्विलिब्रियम पे मेन टॉपिक होने वाला है। ठीक है, चाहे तो इसे भी नोट कर ले। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अब है कि यदि पीरियोडिक मोशन होता है तो आपको पता होगा पीरियोडिक मोशन में क्या होता है बच्चों। कब बोलते हैं कि कोई मोशन पीरियोडिक है या नहीं, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को देखा जाता है। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को देखा जाता है। अगर फोर्स जो है बच्चों ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट के पावर n के प्रोपोर्शनल हो, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल हो, डिस्प्लेसमेंट के पावर n के प्रोपोर्शनल हो, तो ऐसे केस में कहा जाता है कि जो भी ऐसा फोर्स लग रहा है किसी बॉडी पे तो वो उसको पीरियोडिक मोशन करवा देगा। टू एंड फ्रो मोशन
अप एंड डाउन मोशन करवा सकता है, ठीक है, या एक ही पाथ को बार बार रिपीट करवा सकता है। ये होता है पीरियोडिक मोशन में। लेकिन सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या होता है बच्चों? सिंपल हार्मोनिक मोशन याद करो वो दिन जब 11th में पढ़ा करते थे आप। सिंपल हार्मोनिक मोशन रे सचम पढ़ा होगा आपने। अगर मैं यहाँ पे बच्चों n का वैल्यू 1 डाल दूं तो f प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा -x का पावर 1। दैट इज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। इसको कहा जाता है बच्चों पीरियोडिक मोशन। यदि ऐसा हो रहा है तो, यदि किसी मोशन का इक्वेशन आपको इस फॉर्म में निकल के आए तो उसको पीरियोडिक मोशन बोलते हैं। तो आपको पता भी होगा, थोड़ा सा मैं आगे प्रोसीड कर देता हूं ताकि आपको याद आ जाए। प्रोपोर्शनल साइन हटा के यहाँ एक बराबर का साइन डालूंगा तो यहाँ एक कांस्टेंट टर्म आता है के, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कहा जाता है के को। यदि मैं F बराबर लिख दूं बच्चों ma, क्योंकि फोर्स बराबर ma होता है, आपको पता होगा न्यूटन सेकंड लॉ से। तो यहां से बच्चों A बराबर इक्वेशन आएगा -k/m इंटू एक्स, -k/m इंटू एक्स। और k/m को कहा जाता है बच्चों ओमेगा स्क्वायर, पढ़ा होगा आपने। A बराबर -ω² x होता है, ठीक है। ये होता है बच्चों इक्वेशन ऑफ SHM। इक्वेशन ऑफ SHM ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है। और यहां से टाइम पीरियड हम निकाल सकते हैं। टाइम पीरियड हो जाएगा 2π/ओमेगा। ये कब होता है? इन केस ऑफ, ये क्या होगा, यहां पे मैं लिख देता हूं, इन केस ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये सब केस जब भी होगा वो किस में होगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा, ठीक है। तो अब से मैं यदि बोलूं आपको कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो समझना स्टेबल इक्विलिब्रियम की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है? स्टेबल इक्विलिब्रियम की। क्लियर है ये चीज? ठीक है, चलो इसमें पीरियोडिक मोशन होता है इसीलिए मैंने यहां लिखा। चलिए अब देखते हैं बच्चों, पीरियोडिक मोशन अगर होगा या एसएचएम होगा तो पार्टिकल का हम लोग टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? टाइम पीरियड कैसे निकालें देखो जरा। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि स्टेप्स टू फाइंड टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम। टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालेंगे बच्चों? तो सबसे पहले स्टेप जो आप लेंगे उसमें आपको देखना होगा। सबसे पहले देखो, अभी मैं स्टेप लिख रहा हूं और जब मैं इसको करके दिखाऊंगा किसी प्रॉब्लम में तो और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। समझ रहे हो? चलिए अब देखो बच्चों, इसमें करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। पहले चेक कीजिए, चेक वेदर। अरे चेक वेदर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम और नॉट, ठीक है। चेक वेदर सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, चेक पहले कीजिए, ठीक है। सेकेंड नंबर, आपको सबसे पहले उस पर रिस्टोरिंग फोर्स निकालिए, कैलकुलेट कीजिए, कैलकुलेट। या पहले देखो, रिस्टोरिंग फोर्स निकालने के लिए सबसे पहले बॉडी को थोड़ा सा डिस्प्लेस करके देखना होगा कि बार बार ये मोशन रिपीट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तभी ना आप समझोगे कि ये पीरियोडिक मोशन है या नहीं है। समझ रहे बात को? पहले पीरियोडिक मोशन चेक कर लो कि भाई अगर मैं इसको डिस्प्लेस करूं तो क्या पीरियोडिक मोशन होगा। तो भाई स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो होगा ही पीरियोडिक मोशन। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं दूसरा स्टेप, आपको क्या करना है, डिस्प्लेस द ऑब्जेक्ट बाय अ स्मॉल अमाउंट, and find net force acting on it। उस पे नेट फोर्स निकालिए, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो, उसके बाद नेट फोर्स निकालो, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, कैलकुलेट रीस्टोरिंग फोर्स एक्टिंग ऑन इट। आपको करना क्या है बच्चों, रीस्टोरिंग फोर्स का जो आप फॉर्मूला लगाओ, मान लो एफ आर है रीस्टोरिंग फोर्स, एफ आर माने रीस्टोरिंग हुआ, ये नेट फोर्स का नेगेटिव होता है। जितना नेट फोर्स लग रहा है उस पर, जितना आप डिस्प्लेस कर दिए तो फिर से पीछे की तरफ उतना ही फोर्स लग जाएगा जब एसएचएम करना होगा तो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है आपको, एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है। फोर्स निकल जाएगा तो एक्सेलरेशन आप निकाल सकते हो। कैलकुलेट
एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एंड उसको कंपेयर कर देना है बच्चों, एंड कंपेयर इट विद स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM। आपको SHM के स्टैंडर्ड इक्वेशन से क्या कर देना है, इसको कंपेयर कर देना है। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ SHM A बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से इसको कंपेयर कर लीजिए, और यहां से जब ओमेगा का मान निकल जाए तो आप टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला लगा दीजिए, T बराबर 2 बाई ओमेगा, ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। क्लियर है? ये स्टेप्स है बच्चों, जब कोई चार्ज पार्टिकल, खास करके हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं तो चार्ज के बारे में ही पढ़ेंगे, तो जब कोई चार्ज पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है और वो यदि परफॉर्म करेगा SHM, तो उसका टाइम पीरियड निकालने का ये स्टेप्स है। क्लियर है ये चीज? एक बार घर से देख लो, क्वेश्चन आने वाला है। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बच्चों, इसको समझना जरा। ये भी जेई का क्वेश्चन है बच्चों। अ चार्ज Q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल चार्जेस Q। The system of the three charges will be in equilibrium if Q is equal to, देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बच्चों, दो इक्वल चार्ज है Q और Q। मान लो ये चार्ज है Q और एक अलग चार्ज है Q, इस दोनों के बीच का कुछ सेपरेशन है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि एक चार्ज Q को इस दोनों चार्ज के सेंटर, मिलाने वाले लाइन के सेंटर पे रखा गया है, सेंटर पे रखा गया है। A charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस बच्चों मान लेते हैं हम लोग 2r, या 2a मान लो, या 2r मान लो, जो मानना है मानो, 2r मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका सेंटर जो होगा यहां होगा, इसका सेंटर ये है, ये तो ये सेंटर होगा, और इस सेंटर पे एक चार्ज Q को रखा गया है, ठीक है। अब बोल रहा है द सिस्टम ऑफ थ्री चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम, ये तीनों चार्ज को इक्विलिब्रियम में होना है, तीनों चार्ज को, समझना बात को, ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में होने के लिए इस Q का वैल्यू क्या होना चाहिए, जबकि ये दोनों आपको दिया हुआ है। मान लो ये है 1 है, ये 1 है, ये 0 है मान लो, और ये 2 है, ठीक है। तो ये पार्टिकल 0 पे रखा हुआ है, यानी कि ओरिजिन O पे रखा हुआ है, ऐसा भी समझ सकते हो। तो ये भी डिस्टेंस बच्चों R हो जाएगा, और ये भी डिस्टेंस R हो जाएगा, और अभी अभी क्यों ना निकाले तो मार हो जाएगा, ठीक है। देखो जरा, मार नहीं करना है, क्या सिखा रहे हैं सर? हाँ, चलो, कोई ये तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है, यही नहीं सिर्फ इक्विलिब्रियम में, तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम में है। अब जरा सोचना, सबसे पहले ये सोचना होगा मुझे कि Q का जो वैल्यू लूंगा, Q का जो वैल्यू आएगा वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। चलो इसे चेक करते हैं, चेक करके देखते हैं। कोई भी एक चार्ज पे आप नेट फोर्स निकालिए और इसको 0 करिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम का मतलब ही होता है नेट फोर्स इक्वल टू 0। तो मैं यहाँ चार्ज 1 ले रहा हूं, चार्ज 1, ये चार्ज, और इस चार्ज पर बच्चों मैं निकालना चाहता हूं कि इस चार्ज पे ये दोनों मिलके जो फोर्स लगाएगा, ये दोनों जो मिलके फोर्स लगाएगा, उसका नेट सम क्या होना चाहिए? 0, क्योंकि ये किसमें है? इक्विलिब्रियम में है, इस पर नेट फोर्स का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो अगर मैं इसको पॉजिटिव मानूं, मान लो एक मिनट के लिए ये चार्ज पॉजिटिव है, क्योंकि ये तो निकालना है, मुझे पता नहीं है, तो मान लेते हैं हम ये पॉजिटिव होगा। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो इस चार्ज को किधर की तरफ रिपेल करेगा? इधर की तरफ। तो ये मान लो फोर्स लगा F0, F0 मतलब ये लगाया फोर्स, ठीक है। किस पे? 1 पे। तो मैं लिख देता हूं इसको F01। ये फोर्स, हाँ गड़बड़ लिख दिया मैं, गड़बड़ लिख दिया। ये फोर्स 1 पे लगा है बच्चों, और लगाने वाला कौन है? 0, यानी कि O पे जो चार्ज रखा हुआ है वो फोर्स लगा है इधर, ठीक है। अब ये तो दिया ही हुआ है क्वेश्चन में कि ये दोनों पॉजिटिव चार्ज है, ये तो 2 इक्वल चार्जेज है, ये दिया हुआ है। तो ये दोनों को हम इक्वल चार्ज मानेंगे, दोनों को पॉजिटिव भी मान सकते हो या दोनों को नेगेटिव भी मान सकते हो, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में दिया है चार्ज Q, तो इसका मतलब पॉजिटिव ही है। अच्छा, ये वाला इसको इधर रिपेल किया, और ये 2 जो करेगा, 2 भी क्या करेगा इसको, ये प्लस है, ये प्लस है, तो ये भी रिपेल करेगा इधर की तरफ, ठीक है। और एक फोर्स और लगेगा इस पे इधर की तरफ, जो कि लगाने वाला होगा 2 और लगेगा किस पे? 1 पे, यानी F12, फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2। अब बताओ जरा, इस पे नेट फोर्स का वैल्यू क्या होना चाहिए बच्चों? इस पे नेट फोर्स का वैल्यू होना चाहिए 0 के बराबर होना चाहिए। अब बताओ इस पर नेट फोर्स 0 कैसे होगा? ये भी बेचारा इधर ही फोर्स लगा दिया है, और ये भी इधर ही फोर्स लगा दिया, कोई तो लगाओ उधर, तब तो नेट फोर्स 0 हो। दोनों एक ही डायरेक्शन में लगा दिया तो नेट फोर्स 0 नहीं होगा। इसका मतलब Q को जो हम पॉजिटिव माने हुए थे, ये मेरा मानना गलत था। अब यदि हम इसको नेगेटिव माने, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ध्यान से देखना जरा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, ध्यान से और ध्यान से।
ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर मैं इसको नेगेटिव मानूं ये, तो नेगेटिव, इस पर यदि मैं नेट फोर्स निकालना चाहता हूं इसके कारण और इसके कारण, क्योंकि तीनों चार्ज इक्विलिब्रियम है बच्चों, तो क्या करना है मुझे कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज हम माने हैं, तो इस पर जो फोर्स लगेगा, ये वाला जो लगाएगा, ये अपनी तरफ खींचेगा इसको, और ये मान लो फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 0 है, ठीक है। और ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला भी इस पे फोर्स लगाएगा, लेकिन ये किधर की तरफ लगाएगा, ये धक्का देगा, ये वाला इसको धक्का देगा, प्लस प्लस में क्या होता है, रिपल्शन। और ये मान लो फोर्स लगा 1 पे, किसके कारण, 2 के कारण। अब ये दोनों फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होना चाहिए बच्चों, ये इक्वल होना चाहिए, और डायरेक्शन तो देखो अपोजिट है। तो फॉर Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, Q टू बी इन इक्विलिब्रियम, या चार्जेस टू बी इन इक्विलिब्रियम लिख सकते हो, ठीक है। इस पर नेट फोर्स का मान जो होना चाहिए, नेट फोर्स का मान जो होना चाहिए वो किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, 0 के बराबर होना चाहिए। और ये 0 के बराबर तभी हो सकता है जब F1 0 का वैल्यू, F1 नोट का वैल्यू F1 2 के बराबर हो, तब ये इस पे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, ये सिस्टम पूरा इक्विलिब्रियम में रहेगा, ठीक है। और Q को मस्ट भी नेगेटिव होना चाहिए, Q मस्ट बी नेगेटिव, यानी आपका जो आंसर आएगा, Q का जो मान निकालोगे उसमें माइनस साइन लगा देना, तभी आपका आंसर आ पाएगा, ठीक है, तभी ये सिस्टम इक्विलिब्रियम में रह पाएगा। चलिए मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाने वाला हूँ, कौन सा, F1 0 इज इक्वल टू F1 2। F1 नॉट का मतलब हुआ फोर्स ऑन 1 यानी Q पे फोर्स, और लगाने वाला कौन है, 0, F1 0, मतलब इस दोनों के बीच का फोर्स निकालिए जो कि इधर की तरफ है, इस दोनों के बीच का फोर्स, कूलम्ब्स लॉ लगा दो, कूलम्ब्स लॉ, K Q बाय इस दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है बच्चों, r²। क्लियर है। नेक्स्ट है बच्चों F12 का मतलब 1 और 2 के बीच का फोर्स, F12 उधर की तरफ लग रहा है, 1 और 2 के बीच का फोर्स कितना हो जाएगा, K Q1 Q2 दैट इज Q इंटू Q बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस हम लोग माना है हम लोगों ने 2r, तो ये जाएगा 2r का स्क्वायर। अब यहां से सॉल्व कर लेंगे, स्मॉल q का मान निकालेंगे, k गया, q गया, दोनों तरफ से जाएगा बच्चों, रुको वेट तो करो, इधर भी जाएगा k और q, ठीक है। इधर बच रहा है बच्चों q बाय r स्क्वायर, और इधर बच रहा है q बाय 4r स्क्वायर, तो r स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, q का वैल्यू मिलेगा q बाय 4, बट q मस्ट बी नेगेटिव, Q को नेगेटिव होना पड़ेगा बच्चों, तो Q इक्वल टू हम आंसर लिखेंगे माइनस Q बाय 4, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। क्लियर है। अब ऑप्शन में देखो माइनस Q बाय 4 किधर है, माइनस Q बाय 4 ऑप्शन नंबर बी में मुझे दिख रहा है, तो ये ऑप्शन बच्चों करेक्ट होगा, बी ऑप्शन इज करेक्ट। आई होप कि ये समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम पीरियड पे क्वेश्चन है, ध्यान देना, ठीक है। टाइम पीरियड पे along which axis the charge Q naught is in equilibrium। देखो दो चार्ज है, ये भी प्लस Q है और ये भी प्लस Q है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। और ये है A0 पे एक्स एक्सिस पे, और ये है माइनस A0 पे ये चार्ज है, ओके। और एक चार्ज ओरिजिन पे रखा हुआ है Q नॉट, ठीक बीच में, इस दोनों चार्ज के बीच में। अब Q नॉट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि along which axis the charge Q नॉट is in equilibrium, किस एक्सिस के लॉन्ग, एक्स एक्सिस के लॉन्ग या वाई एक्सिस के लॉन्ग, किस एक्सिस के लॉन्ग ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ एसएचएम परफॉर्म्ड बाय चार्ज Q नॉट। Q नॉट जो अगर इक्विलिब्रियम में होगा तो एसएचएम जरूर करेगा, और एसएचएम करेगा तो इसका टाइम पीरियड क्या होगा रे, ये निकालना है, ठीक है। चलिए मैं यहीं पे सॉल्यूशन शुरू करता हूं इसी फिगर में। पहले तो आप ये नोट कर लें कि क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलिए आइए मेरे साथ गुनगुनाइए, अब गुनगुना रे गुनगुना। चलो सबसे पहले तो ये देखो बच्चों कि अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो किस एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम में है, तो मैं देखना चाहता हूं Q नॉट पर जो फोर्स लग रहा है वो नेट फोर्स 0 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये देखना है। तो चूंकि ये पॉइंट A0 है तो ये भी डिस्टेंस A होगा और ये भी डिस्टेंस क्या होगा बच्चों, A हो जाएगा। अब इस पे नेट फोर्स निकालिए कितना, अगर मैं इसका नाम दे दूं 1, इस चार्ज का नाम दे दूं, ये चार्ज है 1 और ये चार्ज है 2, तो 1 वाला जो है इसको किधर की तरफ धक्का देगा, इधर की तरफ। मैं इसको बोल देता हूं F1, यानी ये इस पर जो Q नॉट पर जो फोर्स लगाया है, ये 1 पर जो चार्ज रखा हुआ है ये इधर की तरफ फोर्स लगाया, क्योंकि ये रिपेल करेगा, ये भी प्लस है ये भी प्लस है, तो ये इसको धक्का देगा, और ये वाला इसको इधर धक्का देगा, इसको बोल देता हूं F2। और F1 F2 बराबर है बच्चों, साफ साफ दिख रहा है, क्यों,
क्यों? क्योंकि चार्ज भी बराबर है और दोनों का दूरी भी सेम ही है, तो दोनों फोर्स, दोनों के बीच का फोर्स, इस दोनों के बीच का फोर्स और इस दोनों के बीच का फोर्स बराबर है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है। तो इस पर नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो गया? 0 हो गया। और ये फोर्स किधर की तरफ लग रहा है? एक्स एक्सिस की तरफ लग रहा है, इसीलिए यहाँ पे F का जो x कंपोनेंट है वो क्या है बच्चों? 0 है। इसका मतलब ये पूछ रहा है आपसे along which axis the charge cannot is in equilibrium, किस एक्सिस के along इक्विलिब्रियम में है? तो along, किस एक्सिस साफ साफ दिख रहा है? along x axis Q not is in equilibrium, Q not is in equilibrium। उसके बाद आपसे पूछ रहा है फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ ए सिस्टम परफॉर्म बाय चार्ज Q नॉट। अब ये चार्ज Q नॉट एसएचएम कब परफॉर्म करेगा? जब तक इसको डिस्टर्ब नहीं करोगे तब तक परफॉर्म नहीं करेगा। तो आइए कुछ रूल्स समझते हैं। मैंने अभी अभी रूल्स बताया था कुछ। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए बच्चों सबसे पहले चेक करना होता है कि इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। तो मैंने अभी अभी चेक किया, इक्विलिब्रियम में था वो सिस्टम। अब डिस्प्लेस करना है ऑब्जेक्ट को बाय स्मॉल अमाउंट, थोड़ा सा डिस्प्लेस कर देंगे, थोड़ा सा, और उसके बाद उस पर नेट फोर्स का वैल्यू निकालेंगे। चलिए दूसरा स्टेप पहले हम लोग पूरा करते हैं। दूसरा स्टेप क्या पूरा करते हैं? तो सबसे पहले काम करना है, इस पे क्या काम करना है सर, जल्दी से बताएंगे। तो मैं यहाँ पे इसी चार्ज सिस्टम को बच्चों यहाँ पे बनाने जा रहा हूँ। एक चार्ज है, थोड़ा सा बड़ा बना दूं ताकि आपको समझ में आए अच्छे से। एक चार्ज है Q, दूसरा चार्ज भी है Q, और ठीक बीच में एक रखा है Q नॉट। ये भी दूरी A है, ये भी दूरी अभी A है, ठीक है। मैं थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करूंगा, थोड़ा सा आजा रे आगे, आगे। मैं Q नॉट को यहाँ उठा के ले आया, इस Q नॉट को। तो मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, इस Q नॉट को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया यहाँ पे, और इस डिस्प्लेसमेंट को मान लिया मैंने x। क्लियर है ये चीज? क्लियर है? क्लियर। थोड़ा सा ओरिजिन से इसको डिस्प्लेस कर दिया, यहाँ से इसको डिस्प्लेस करके यहाँ ले आया, ठीक है। अब इस पे निकालना है बच्चों नेट फोर्स। नेट फोर्स कैसे निकाले सर? नेट फोर्स निकाल के बताइए। चलिए Q नॉट पे नेट फोर्स निकालना है बच्चों इस पे। तो इस पर फोर्स लगाने वाला एक चार्ज ये होगा, एक चार्ज ये होगा, ठीक है। अच्छा ये वाला क्या करेगा? इसको मैंने माना था 1, इसको मैंने माना था 2, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, आप इधर भी डिस्प्लेस कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। एक एक स्टेप को ध्यान से देखना, सब कुछ समझ आएगा। Q नॉट चार्ज को मैंने थोड़ा सा डिस्प्लेस किया, अब इस पे नेट फोर्स निकालना है। तो भैया 1 पे जो चार्ज है वो इसको किधर की तरफ धक्का देगा? आगे की तरफ, ये फोर्स लगेगा, इसको बोलूंगा मैं F1, ठीक है। यानी कि F1 मतलब Q फोर्स लगाया किस पे? Q नॉट पे, जो कि इधर की तरफ लगा, रिपेल किया। और ये दूरी बच्चों कितना हो जाएगा? Q और Q नॉट के बीच का ये A प्लस एक्स हो जाएगा, इतना दूर था, और ये x, तो ये प्लस एक्स हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद कौन फोर्स लगाएगा? कौन फोर्स लगाएगा? उसके बाद ये तो 1 वाला लगा दिया इधर की तरफ Q नॉट पे, ये क्या करेगा? 2 वाला जो चार्ज है ये इसको, ये Q नॉट को रिपेल करेगा इधर की तरफ, तो इधर की तरफ एक फोर्स काम करेगा जिसको मैंने बोल दिया F2, ठीक है। तो बच्चों यहां होगा क्या? यहां क्या होगा? ये Q वाला चार्ज क्या किया? इसको Q नॉट को इधर की तरफ धक्का दिया। अब Q और Q नॉट के बीच का फोर्स निकालने के लिए मुझे ये डिस्टेंस चाहिए। तो ये डिस्टेंस आप भी समझ सकते हो, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक था A, ऑरिजिन से यहां तक A था, A में से x इधर खिसका दिए तो क्या बच गया? A माइनस एक्स। ये दूरी हो जाएगा बच्चों A माइनस एक्स के बराबर, ठीक है। अब नेट फोर्स जो लगेगा, नेट फोर्स किधर की तरफ लगेगा? नेट फोर्स निकाले। नेट फोर्स कैसे निकाले? तो देखो अब बताओ बच्चों जरा, ये 1 इस पे ज्यादा Q नॉट पे फोर्स लगाएगा, या 2 पे जो चार्ज है वो Q नॉट पे ज्यादा फोर्स लगाएगा? तो देखो Q नॉट को इधर खिसका दिए, यानी ये दोनों चार्ज नजदीक आ गया, तो 2 वाला फोर्स ज्यादा होगा, F2। समझ रहे बात? 2 वाला फोर्स ज्यादा होगा। और Q1 पे जो चार्ज है इससे थोड़ा सा दूर आ गया Q नॉट, पहले यहां हुआ करता था Q नॉट, अब यहां आ गया, दोनों के बीच का दूरी बढ़ गया, तो फोर्स कम हो जाएगा, यानी F1 कम होगा, F2 ज्यादा होगा। तो ज्यादा वाला फोर्स में से आप कम वाला फोर्स घटा दीजिए, ये नेट फोर्स लगेगा। F2 में से किसको घटा दिए? F1 को घटा दिए, ठीक है। तो ये नेट फोर्स आता है। F2 मतलब Q नॉट और इसके बीच का फोर्स, इस दोनों के बीच का फोर्स कितना होगा बच्चों? K Q नॉट इंटू Q, कुलम्स लॉ लगा दो, याद आया? K Q नॉट Q बाय ये डिस्टेंस के बीच का कितना है? A माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये कुलम्स फोर्स है। माइनस F1 मतलब Q, ये 1 वाला और Q नॉट के बीच का फोर्स, तो ये हो जाएगा K Q नॉट बाय इस दोनों के बीच का फोर्स, ये हो जाएगा A प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए पहले इसको सॉल्व किया जाए।
सॉल्व किया जाए, के क्यू क्यू नॉट, ये कॉमन आ जाएगा, इसमें बचेगा 1 माइनस ए माइनस 1 बाई ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर और इसमें बचेगा 1 बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए पहले इसको सॉल्व किया जाए, ये हो जाएगा के क्यू नॉट और एलसीएम आ जाएगा ए माइनस एक्स इंटू ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल स्क्वायर और ऊपर में बच्चों आ जाएगा ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब नेट फोर्स का जो वैल्यू आएगा बच्चों, ये क्या आएगा देखो जरा, एक फॉर्मूला पढ़े होंगे आप लोग, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है 4ab। फॉर्मूला क्या होता है 4ab, तो 4a और b के स्थान पे x है 4ax बाय ये आ जाएगा। अच्छा के क्यू नॉट भी है, यहाँ पे क्यों छूट रहा है बच्चों, क्यों, ये बार बार आप क्या छोड़ देते हैं सर, क्यों छोड़ देते हैं आप, के क्यू क्यू नॉट को क्यों छोड़ दिए। यहाँ पे कॉमन क्या आया था बच्चों, के क्यू क्यू नॉट, ये दोनों कॉमन आएगा। सॉरी बच्चे सॉरी, अब तक तो कितनों ने क्या नहीं कह दिया होगा, ये क्या करते रहते हैं आप। चलो सबसे पहले मैं यही लिख देता हूं के क्यू क्यू नॉट, ठीक है। उसके बाद देखो बच्चों, यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर मैंने क्या बताया था 4ab होता है, तो 4ab के स्थान पे कौन है x है, 4ax हो जाएगा और ऐसे भी इसको ब्रेक करके भी आओगे तो यही आएगा बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, ठीक है। चलो ये नेट फोर्स लगेगा बच्चों, तो नेट फोर्स को मैं इस तरह लिख सकता हूं F नेट बराबर 4k क्यू क्यू नॉट ए एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप इसको चाहो तो जिस तरीके से लिखना चाहो, मतलब जितना कैलकुलेशन शॉर्ट करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये नेट फोर्स लगा, अब निकालेंगे हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स, चौथा स्टेप याद करो, याद करो, आ जाते हैं स्टेप पे। नेट फोर्स निकालने के बाद निकालना है कैलकुलेट रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है, नेट फोर्स का नेगेटिव, नेट फोर्स का नेगेटिव। तो मैं यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स निकाल देता हूं बच्चों, नेट फोर्स का नेगेटिव, एफ नेट का नेगेटिव। तो रीस्टोरिंग फोर्स आ गया एफ आर बराबर माइनस 4k क्यू क्यू नॉट ए एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये क्लियर है, ये क्लियर है रे। उसके बाद अब ये नेट फोर्स आ गया बच्चों, तो एम ए निकालना है, मतलब एक्सेलरेशन निकालो। अगला स्टेप क्या है, एक्सेलरेशन निकालो। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है बच्चों, इसमें चूंकि हम लोग x को बहुत ही छोटा माने, x को क्या माने छोटा। चलिए इस इक्वेशन को मैं लिख देता हूं आगे, आगे वाले पेज माइनस 4k क्यू क्यू नॉट ए एक्स बाय, ये जो रेस्टोरिंग फोर्स आया है ये आया है माइनस 4k क्यू क्यू नॉट ए एक्स बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आया है, ये आया है रे, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा बच्चों, x जो है वो a से बहुत छोटा है x a से बहुत छोटा है, ध्यान देना, x a से बहुत छोटा है, यानी यहां जो डिस्प्लेसमेंट हम लिए हैं, पहले चार्ज क्यू नॉट यहां था, इसको मैंने खिसका के यहां तक लाया, थोड़ा सा डिस्प्लेस किया। थोड़ा सा डिस्प्लेस करना मतलब होता है बच्चों, जैसे यहाँ क्यू नॉट है तो थोड़ा सा इसको आगे ले जाएगा, यहाँ पे ले जाएंगे और ये होगा क्यू नॉट और ये दूरी होगा x। तो ये जो x है ये a के कंपैरिजन में बहुत छोटा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर में से आप एक्स स्क्वायर घटाओगे तो ये लगभग किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर के बराबर होगा। मैं एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट करूंगा क्योंकि एक्स बहुत छोटा है और बहुत छोटा नंबर का और स्क्वायर कर दोगे और छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बदले मैं ए स्क्वायर लिख रहा हूं। तो नेट फोर्स कितना आ जाएगा बच्चों, एफ आर बराबर माइनस 4k क्यू क्यू नॉट ए एक्स, और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के बदले ए स्क्वायर यहाँ पे लिखोगे तो ए स्क्वायर का, ये एक्स स्क्वायर को नेग्लिजिबल कर दो, हटा दो एक्स स्क्वायर को, तो ए स्क्वायर का स्क्वायर कितना हो जाएगा, ए का पावर 4, और यहां से आप ए क्यूब लिख सकते हो इसको। तो रीस्टोरिंग फोर्स के बदले हम लिख सकते हैं एम ए इधर, मान लो एक्सेलरेशन कितना है एम ए। सर एक्सेलरेशन यहां तो फंस गए, एक्सेलरेशन को क्या मान लो रे, चलो एक्सेलरेशन को मैं ए मान लेता हूं बड़ा सा, ये एक्सेलरेशन है बच्चों, ये ए दूरी है, ध्यान से देखना, ए बराबर माइनस 4k क्यू क्यू नॉट एक्स बाय ए क्यू, एफ बराबर एम ए लिख दिया मैंने, और यहां से मैं एक्सेलरेशन का बड़ा सा ए का मान निकालूंगा माइनस 4k क्यू, यहाँ पे फिर क्यू छूटा, यहाँ पे क्यू छूटा, बार बार क्यू छूट जाता है, क्यों छूट जाता है क्यू 4k क्यू क्यू नॉट बाय, ये m नीचे आ जाएगा बच्चों, तो m ए क्यूब, और x को मैं यहां अलग कर लेता हूं,
अब ये निकला इक्वेशन ऑफ एसएचएम, देखो कैसे, इसके बाद इसको क्या करना है बच्चों, लास्ट स्टेप क्या था, ध्यान दीजिए, लास्ट स्टेप है कि एक्सेलरेशन निकालिए और इस इक्वेशन से कंपेयर कीजिए और ओमेगा का मान निकाल के टाइम पीरियड में 2 पाई बाय ओमेगा रखिए। चिंता मत कीजिए, इसका मैं शॉर्टकट सॉल्यूशन भी देने वाला हूं, ठीक है, ध्यान से देखना, बहुत ही इजी वे में तुरंत बन जाएगा, ये इतना करना नहीं पड़ेगा, लेकिन कॉन्सेप्ट सीखना बच्चों बहुत ज्यादा जरूरी है। बात समझिए, इतना ज्यादा जो करने जा रहे हैं हम लोग कि नेट फोर्स निकालो, ये एक्सेलरेशन निकालो, कुछ नहीं करना है, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग यूं 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 बनाएंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में। पहले ये देख लो, अच्छी तरह से देख लो, इसमें पूरा कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। अब इसको कंपेयर करने जा रहा हूं मैं, कंपेयरिंग विद जो तेज बच्चे होंगे, ये इसे को जरूर एक्सेलरेशन बोल रहे होंगे, और इसे को एक्सेलरेशन मत बोलना, ये दूरी था क्यू और क्यू नॉट के बीच का, ठीक है। ए इक्वल टू इसको कंपेयर करना है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, कंपेयर करोगे तो एक्स एक्स हटा दो दोनों में, तो ओमेगा स्क्वायर के बदले ये टोटल बच रहा है, माइनस माइनस भी हटा दो, तो ओमेगा स्क्वायर के बदले बच रहा है बच्चों, ओमेगा स्क्वायर के बदले बच रहा है 4k क्यू नॉट पाई एम ए क्यू, ये बच रहा है ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटा देंगे तो क्या बच जाएगा, स्क्वायर हटा दो तो इधर रूट आ जाएगा बच्चों, रूट आ जाएगा। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, टाइम पीरियड बराबर 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो टाइम पीरियड हो जाएगा बच्चों 2 पाई बाय, और ओमेगा को उल्टा करके लिखो, उल्टा बट्टा में ना ओमेगा, इसको उल्टा करके लिखो, एम ए क्यूब हो जाएगा एम ए क्यूब बाय 4k क्यू नॉट, ये आ जाएगा टाइम पीरियड, ये आ जाएगा टाइम पीरियड। मुझे एक चीज पे डाउट हो रहा है, एक चीज पे, किस पे डाउट हो रहा है सर, ये 2ab कितना देगा बच्चों, 4ab, बिल्कुल बिल्कुल, चलो ये सही है, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है, t बराबर 2 पाई रूट अंडर एम ए क्यू बाय 4k क्यू नॉट, तो ये होगा बच्चों टाइम पीरियड, ठीक है। तो चलो आज का लेक्चर हम लोग यहीं खत्म करते हैं, और इक्विलिब्रियम पे और भी सवाल करेंगे, खास करके एसएचएम पे और भी क्वेश्चंस करेंगे बच्चों हम लोग, लेकिन इस बार जो हम लोग यूज करेंगे वो शॉर्टकट यूज करेंगे, ओके, ठीक है, थैंक यू सो मच।